ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आने वाले सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आपके अपने प्यारे चैनल केकेपी न्यूज 18 पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जो कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानना जरूरी है। बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो कि आपको साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे बड़ी खबर के बारे में, जो कि 75 प्लस डीएस से संबंधित होने वाली है। ये न्यूज सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये लेटर। तो दोस्तों इस लेटर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में क्या छिपा है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कब होगी, कितनी होगी, वो सारी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ में ये लेटर किसने और किसको लिखा गया है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है इस वक्त, जो कि आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों ये लेटर कमांडर अशोक राव जी ने लिखा है। तो कमांडर अशोक राव जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो दोस्तों अगर कमांडर अशोक राव जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमांडर अशोक राव जी सपोर्ट में लिखकर जरूर भेजें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में। तो ईपीएस 95 नेशनल अगेंस्ट कमेटी कमांडर अशोक राव जी प्रति श्रद्धेय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र मुंबई। जी हाँ दोस्तों ये लेटर कमांडर अशोक राव जी द्वारा लिखा गया है माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र को। जी हाँ दोस्तों इस लेटर में क्या लिखा गया है वो भी जान लेते हैं। विषय ईपीएस 95 पेंशनर्स के कर्मी कंचन का आज 1139वां दिन वृद्ध पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशनर्स को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए न्याय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। जी हाँ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर अपना कर्मी कंचन कर रहे हैं, जिसका आज 1139वां दिन है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए न्याय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजा गया महाराष्ट्र राज्यपाल को। तो दोस्तों आगे भी जान लेते हैं पूरी न्यूज। श्रद्धेय महोदय, शिवन्य सादर है कि देश के 67 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्रों से रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्हें अपनी सेवा काल में देश में नव निर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। साथ ही परिवार व समाज में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। इन पीड़ितों पेंशनर्स में महाराष्ट्र राज्य के 12 लाख से अधिक पेंशनर्स का समावेश है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 यानी ईपीएस 95 16 नवंबर 1995 से लागू की गई। एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम 1971 बंद कर इसके सभी एक्टेड व लेबिशंस ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित किए गए। किसी भी प्रकार की अन्य योजना पेंशन योजना का प्राय न देते हुए सभी सदस्यों को इस नई योजना में ईपीएस 95 पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया गया। उसी वक्त 1971 के पूर्व कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया और उन्हें इच्छा पर निर्भर रखा कि उस पुरानी योजना में कर्मचारियों को काटा गया पैसा, जिसका आज मूल्य लाखों में, ये ईपीएस 95 योजना में जमा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माननीय महोदय से कहा गया कि शिवनीय निवेदन है कि 67 लाख औद्योगिक, सहकारी या निजी क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में काम किया है वो रिटायर कर्मचारी वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हैं, जो कि उन्होंने अपने देश के समृद्ध बनाने में अपना खून पसीना बहा लिया है, पर अभी भी उनको कम पेंशन मिल रही है। उनको पेंशन वृद्धि के बारे में कहा गया है, जिसमें से 12 लाख तो पेंशनर्स महाराष्ट्र से ही है। तो दोस्तों
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को 16 नवंबर 1995 से लागू किया गया। और जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम 1971 को बंद कर दिया गया था और 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना को लागू किया गया था। तो दोस्तों ये न्यूज है, पूरी न्यूज जान लेते हैं आगे तक। इसके बाद कर्मचारियों ने उनकी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार ₹717,541 रुपये 1250 प्रति माह पेंशन फंड में जमा करवाए। उन वृद्ध पेंशनर्स की औसत पेंशन दी जाती है वो मात्र 1170 रुपये। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों ने अपने सेवा काल में ₹717,541 या 1250 रुपये प्रति माह पेंशन फंड में जमा किए थे, पर अब उन्हें औसत पेंशन मिल रही है 1170 रुपये, जो कि मंथली बहुत ही कम है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। ये राशि इतनी कम है कि इसके पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर करना, वृद्ध अवस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता। इस EPS 95 योजना अंतर्गत जो ये अल्प पेंशन राशि तय की जाती है वह पेंशन आजीवन कायम रहती है। पूंजी की वापसी का प्रावधान भी सन 2008 में एक तरफा ही समाप्त कर दिया। दिनांक 7/1/1996 को देश के लगभग सभी समाचार पत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPF ने आधिकारिक तौर पर विज्ञापन देकर प्रचारित किया कि वह EPS 95 योजना सरकारी पेंशन योजना से 10% से भी अधिक लाभदायक रहेगी। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन का महंगाई बढ़ता वृद्धि प्राप्त करते हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत इसका मूल्यांकन 3 वर्ष अर्थात इसके पूर्व किए जाने का प्रावधान है। सरकार इस मूल्यांकन को वार्षिक रूप से किए जाने पर सहमत हो गई। इस योजना से पूंजी की वापसी का भी प्रावधान है इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, 7/1/1996 को देश के सभी समाचार पत्रों में ये न्यूज छपकर आई EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPF ने आधिकारिक तौर पर एक खबर छपाई अखबार में, जिसमें बताया गया कि EPS 95 योजना यानी सरकारी पेंशन योजना से 10% अधिक लाभदायक होगी। जी हाँ दोस्तों, EPF ने बताया कि ये योजना 10% अधिक लाभदायक होगी और इत्यादि कुछ बताया जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए लाभदायक होगा। इन्हीं सब विज्ञापनों से प्रभावित होकर इस समय कर्मचारियों का इस योजना की सदस्यता का जबरदस्ती लागू करने का विरोध कम होता गया, क्योंकि ये सिर्फ भविष्य निर्माण निधि जमा कराने वाले लिए बहुत ही लुभावन प्रस्ताव उस वक्त केंद्र सरकार ने दिया था। लेकिन इसके बाद सन 2008 में पूंजी की वापसी ROC या कमेटी और सन 2014 में वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का प्रावधान भी एक तरफा इस योजना में समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2008 में पूंजी की वापसी व 2014 में वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का भी प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपने कम से कम पेंशन राशि 1000 रुपये करने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही सन 2014 में ही योजना के नियमों में बदलाव कर पेंशन की राशि की गणना जो पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर निर्धारित की जाती उसे 60 महीनों कर दिया, जिसमें पेंशन की राशि कम हो गई। हमारे संगठन NSC ने पीड़ित EPS 95 पेंशनर्स की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए पेंशनर्स को उच्च मांगों के समूह की करवाई हेतु देश भर में पिछले 5 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली विविध प्रकार के आंदोलन किए। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ NSC के प्रतिनिधि की कहीं बैठक संपन्न हुई। माननीय श्रम मंत्री महोदय ने हमारी बातें ध्यान से सुनी और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कई बैठक भी करवाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन मुख्य मांगों के संदर्भ में निर्णय नहीं लिया गया। माननीय श्रम मंत्री जी की सलाह पर सभ्यता व विश्वास रखकर देश के सभी आंदोलन वापस ले गए। सिर्फ NSC के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र के दिनांक 24/12/2018 से कर्मिक अनशन खंड शुरू है। आज दिनांक 7/1/2012 को कर्मिक अनशन का 1139वां दिन है। सौभाग्य से दिनांक 7/3/2020 को दिनांक 5/8/2021 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी से महोदय से साथ NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष व NSC प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमारे संगठन के प्रतिनिधियों की समस्या बड़ी ध्यान से सुनी। बाद में संबंधित मंत्री महोदय से आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला।
अब पेंशनर्स की मांगों को शीघ्र मंजूर करवाने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स की गंभीर समस्या, पेंशनर्स से व्यापक रोष व बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी तक या सरकार तक पेंशनर्स की पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को पहुंचाकर मांगों को मंजूर कराने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान राष्ट्रवादी अभियान शुरू किया गया है। माननीय महोदय, सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि हेतु पिछले 2008-2009 से एक्सपर्ट कमेटी 2013 में माननीय आपके स्वयं की अध्यक्षता में कोश्यारी कमेटी 2008 में हाइग इम्प्लांट मॉनिटरिंग कमेटी और फिर लेबर व संसदीय समिति का भी समिति बैठक की गई। मिनिमम पेंशन के विषय में ईपीएफओ द्वारा कहा गया है कि ये एक सेल्फ फंड स्कीम है, लेकिन सत्य ये है कि सरकार का अंशदान 1971 की पुरानी स्कीम में 1.16% था, आज भी 1.16% है। कोश्यारी समिति ने इसे बढ़ाकर 8.3% की सिफारिश की थी। ईपीएफओ की ओर से ये कहा जा रहा है कि पेंशन वृद्धि के संबंध बिना संबंध नहीं है, लेकिन वास्तविक यह है कि ईपीएफओ ने पेंशन फंड से ही 75+D मासिक पेंशन संभव है, जिसकी लेबर इस पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने कह रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 75+D पेंशन वृद्धि नहीं की जा रही है, लेकिन कमांडर अशोक राव जी कह रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि 75+ की जा रही है। इसकी टेबल इस पत्र के साथ जोड़ी गई है। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के संबंध में साधन है कि ईपीएस 95 स्कीम के प्रावधान होने के बाद भी उस पेंशन नहीं दी जा रही है। मजबूरी में पेंशनर्स न्यायालय जाते हैं, जीतते हैं और ईपीएफओ की ओर से विशेष विरोध श्रृंखला जारी रही। जी हाँ दोस्तों, अंत में दिनांक 4/10/2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 योजना के पक्ष में आदेश दिया। इसी आदेश के अनुसार सभी शासक की औपचारिकता की पूर्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने दिनांक 23/3/2017 को परिपत्र भी जारी कर दिया, जिसकी घोषणा श्रम मंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायालय यानी संसद से की गई। लेकिन बाद ईपीएफओ ने दिनांक 31/5/2017 को एक इंटरनल एडवाइजर जारी कर उस पेंशन पत्र पर रोक लगा दी। अब तो ईपीएफओ ने स्वयं के पत्र दिनांक 23/3/2017 के परिपत्र को अभिलेखन में रख दिया। मेडिकल सुविधा के विषय में माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा संसद में समय समय पर सदस्यों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था। योजना विचाराधीन है, कार्य चल रहा है, लेकिन ईपीएफओ दलील दे रहा है कि स्कीम में प्रावधान नहीं है। इन सब तथ्यों से लग रहा है कि कहीं ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति ईपीएफओ का सल तो नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ के पास लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पेंशन फंड होने के बाद भी कह रहा है कि पेंशनर्स को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब तो कहा जा रहा है कि ईपीएफ स्कीम को रिफॉर्म किया जाए, तथा अर्थ रिफॉर्म फिर से समय लगेगा और इसी समय में पता नहीं कितने हमारे सदस्य स्वर्गवास सुधार जाएंगे। हम सभी पेंशनर्स तो पहले ही सरकार के निर्देशानुसार अंशदान कर रहे हैं। माननीय महोदय, महाराष्ट्र राज्य के 12 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनर्स के संरक्षण होने के नाते आपसे प्रार्थना है कि कृपया पहला पॉइंट, मिनिमम पेंशन 75+ महंगाई भत्ता मंजूर कराया जाए। यही आवश्यकता है तो बजट में प्रावधान किया जाए, इसके लिए बिल पास किया जाए। उच्च पेंशन मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार ₹3000 या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता 7 से 8 वर्ष तक बढ़ी गई महंगाई को देखते हुए किया जाए। दूसरा पॉइंट, ईपीएफओ द्वारा जारी अंतरिम एडवाइजर का दिनांक 31/5/2017 का पत्र वापस लेकर ईपीएफओ के परिपत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार पेंशन प्रदान की जाए। सीवनीय सादर है कि मिनिमम पेंशन 75+D व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प, ये दोनों ही मांगे यदि साथ साथ मंजूर की जाए तो उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशनर्स की संख्या, बढ़ते हुए उम्र, जमा की जाने वाली राशि की उपलब्धता आदि कारणों से निगण्य ही रहेगी। इस उच्च पेंशन के विषय में ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों द्वारा बाल की खाल निकालने जैसा प्रयत्न किया गया है व गलत आंकड़ों का प्रस्ताविकरण कर उसके वरिष्ठों को निबेड़ने व पेंशनर्स को कुछ चक्कर में फंसाया गया है।
तीसरा पॉइंट, सभी ईपीएस 95 पेंशन को तथा उनकी पति पत्नियों को मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। यदि स्कीम में प्रावधान नहीं है तो कृपया अब करवाएं। नियम कानून सभी लोक कल्याण के लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित नहीं किया गया उनका सदस्य बनाकर योजना में लाभ दिया जाए अर्थात 5,000 रुपए की राशि पेंशन के तय प्रदान की जाए। देश के ऐसे सेवा जी हाँ दोस्तों, देश के ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। सहदेव महोदय, ये सभी सादर हैं कि पिछले वर्षों से देश के प्रति माह लगभग 5,000 से अधिक हजारों पेंशनर्स संचार सुविधा हो रहे हैं। अब ये देर आप भी बढ़ रही है। माननीय महोदय, कृपया अब और अधिक प्रतीक्षा न करवाएं क्योंकि सभी पेंशन हमारे संगठन एनएसयू के माध्यम से पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अब अधिकांश पेंशन जीवन के अंतिम पड़ाव का है। वह उम्र 75 या 65 या सबसे ज्यादा है। व्यक्ति की औसत उम्र 70 है। उच्च हिसाब से कम 500 वर्ष तो हमारे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक प्रदान किया जाए। माननीय महोदय, यह विशेष प्रार्थना है कि आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पेंशन वर्दी व मेडिकल सुविधा का ऐतिहासिक निर्णय प्रदान सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा। देश के 67 लाख पेंशनर्स को जीवन दान प्रदान कर हमें कृतार्थ करेंगे, जिसमें 1139 दिनों से अखंड कर्मिक अनशन की समाप्ति होगी। सादर साथ आपका कृपया लासी कमांडर अशोक राउत जी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति। जी हाँ दोस्त, कमांडर अशोक राउत जी ने महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को पत्र लिखा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी हालत है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जो भी आंदोलन किया, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने किन किन से मुलाकात की और क्या क्या उन्होंने कहा, वह सब इस ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सब समस्या इस लेटर में लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये समस्या माननीय राज्यपाल को भेजी गई है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वर्दी होगी तो कितनी होगी और कब होगी? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और